Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing the revision of Indian polity for SSC JEE and we have done certain videos. अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक रिवाइज करते हैं. ये रिवीजन आपके काम आ रहा होगा, आपके लिए यूज़फुल हो रहा होगा. इसके बारे में आप कमेंट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा. आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ज़रूर बताएं और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं मैंने, लंबे भी बनाए जा सकते हैं, बट पर्पज़ ये है कि शॉर्ट में ज़्यादा रिवीजन हो जाए. चलिए, अगला टॉपिक है CAGI, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो महालेखा परीक्षक होता है उसके बारे में. आर्टिकल 148 में होता है CAGI, द कॉम्प्ट्रोलर मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, कोई कमेटी नहीं होती, सीधे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है, एडवाइस करती है, उसको राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं. लेकिन इसी आर्टिकल में लिखा है ही मे बी रिमूव्ड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एंड इन द लाइक मैनर एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड. मतलब इसको हटाने का तरीका भी वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है, वही आधार है. आधार क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड द फाइनल ऑर्डर शैल बी पास बाय द प्रेसिडेंट. मतलब इम्पीचमेंट जैसा ही होता है. तो 148 में अपॉइंटमेंट तो बहुत आसान है, रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है. टेन्योर 6 साल का होता है या 65 साल की एज तक होता है. जो पहले होगा वो मान लिया जाता है. यूजुअली कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होती. यूजुअली जो पर्सन हु हैज वास्ट एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स ही बिकम्स CAGI. इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं. सैलरी वगैरह जो डिसाइड होती है वो पार्लियामेंट करता है. इट इज़ चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इक्वल टू दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी सैलरी इसकी हो जाती है. CAGI CFI से चार्ज होती है. एक कंडीशन ये होती है, रिटायरमेंट के बाद ये किसी पद को, गवर्नमेंट के तहत किसी पद को नहीं ले सकता. इसका काम ऐसा है, ये सरकार के खातों को ऑडिट करता है, इसलिए ऐसा कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, फियर या फेवर जैसा कोई नोशन नहीं होना चाहिए ताकि ये सरकार को फेवर करने लगे. हो सकता है इस सोच में कि आगे चल के अपॉइंटमेंट मेरा सरकार किसी और डिपार्टमेंट में कर देगी. इसलिए एक पद पे पाबंदी है कि रिटायरमेंट के बाद कोई सरकार के तहत पद नहीं ले सकता. कमीशंस वगैरह का चेयरमैन वगैरह बन सकता है, बट सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किसी बॉडी में नहीं हो सकता. ओथ राष्ट्रपति दिलाते हैं. फंक्शन क्या होता है? टू ऑडिट एंड ऑल द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के सारे अकाउंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जितनी अलाइड बॉडीज होती हैं उनके सभी के अकाउंट की ऑडिट करता है. सभी के कितना पैसा सैंक्शन किया पार्लियामेंट ने, विधानसभा ने कितना पैसा सैंक्शन किया, किस स्कीम के लिए कितना पैसा गया, क्या मनरेगा में ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या जॉब कार्ड में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, ये सारी बातें निकाल के लाता है. मतलब जो अलॉटमेंट हुआ है पैसे का वो सही से खर्च हुआ नहीं हुआ, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट ये हर राज्य की और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयार करता है. जितनी सरकारी एजेंसी होती हैं उनकी भी तैयार होती हैं. सेंटर संबंधित सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को आ जाती हैं, स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर्स को चली जाती हैं. अब जब ये रिपोर्ट्स समय समय पर आती रहती हैं तो ये रिपोर्ट्स दे देते हैं अपने रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स को. मतलब पार्लियामेंट इस रिपोर्ट को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को आगे बढ़ा देंगे पार्लियामेंट को और गवर्नर आगे बढ़ा देंगे स्टेट लेजिस्लेचर को. अब राष्ट्रपति और गवर्नर इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पर ये रिपोर्ट दे दी जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को. सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी, ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कमेटी होती है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी. अब इस रिपोर्ट पर काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का. मतलब कभी भी क्वेश्चन आ जाए CAGI की रिपोर्ट किस कमेटी के पास जाती है तो आप बोलेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी. पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम ही है पब्लिक का अकाउंट कैसे खर्च हुआ उसकी तफ्तीश करना. वो तफ्तीश करके कौन लाता है? वो CAG लाता है. CAG की रिपोर्ट से फिर काम PAC करती है. PAC रिपोर्ट बनाती है, CAG से बात कर सकती है और इसीलिए CAG को कह देते हैं आइज एंड ईयर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी या फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी. इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कह सकते हैं. CAG ऑल्सो कॉल्ड गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स. मतलब जनता का पैसा ठीक से खर्च हुआ नहीं हुआ ये काम CAG देखता है. तो रिपोर्ट PAC को जाती है. PAC फिर रिपोर्ट पे फर्दर रिपोर्ट
पार्लियामेंट को देती है, जिस पर डिस्कशन वगैरह होता है। सीएजी ये भी देख सकता है कि जो पैसा खर्च हुआ था वो सही तरीके से हुआ नहीं हुआ, आपने बहुत सारे लाइसेंसेस सस्ते में अलॉट कर दिए इसलिए 2G स्कैम हुआ है, कोल स्कैम हुआ है, मतलब सरकार पैसा खर्च करेगी, सरकार के पैसे का बेस्ट रिटर्न आना चाहिए, ये भी देखता है। तो फिजिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे भी ये रिपोर्ट अपॉन कर सकता है। अब यहाँ बात आ जाती है कि पीएसी क्या होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। ये एक तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसका अध्यक्ष हमेशा अपोजिशन से होता है, क्योंकि पीएसी सरकार के खातों को चेक करती है, तो एक कन्वेंशन बन गया है कि पीएसी का जो चेयरमैन होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, वो हमेशा लीडर अपोजिशन से ही हुआ करता है। और जो मंत्री होते हैं वो पीएसी के मेंबर नहीं होते, पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर नहीं होंगे। अगर किसी मंत्री को मेंबर बनाया गया है तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। इट इज़ ए स्टैंडिंग कमेटी। पीएसी मतलब स्टैंडिंग कमेटी का मतलब पूरे साल रहती है, हर एक साल में ये रीअपॉइंट होती रहती है। 22 मेंबर्स इसमें होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और सीएजी ये दोनों साथ काम करते हैं, एक तरीके से मिले जुले हैं। सीएजी भारत के सरकार के खातों के अकाउंट चेक करता है। एक होता है, अगली बॉडी है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 में बनता है। वित्त आयोग हर 5 साल में या उससे पहले राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं एक फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में या उससे पहले राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन, जिसमें होता है एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। 4 मेंबर्स वो होंगे जिनको पब्लिक अफेयर्स में तजुर्बा है, या हाई कोर्ट के जज हैं, या इकोनॉमिस्ट हैं, या अकाउंट्स की नॉलेज वगैरह है। कोई 4 मेंबर होंगे और एक चेयरमैन होगा। ये पांचों मिला के कहलाते हैं फाइनेंस कमीशन, जिसको राष्ट्रपति एक आदेश से, ऑर्डर से अपॉइंट कर देते हैं। अब इसका काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति क्यों अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति को एडवाइस चाहिए, किस बारे में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। राज्य और सेंटर के बीच में टैक्सेस का बंटवारा कैसे होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या हो, ये फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को बताता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। जो राज्यों को ग्रांट्स इन एड दी जाती हैं, सेंटर से राज्यों को बहुत सारी ग्रांट्स इन एड दी जाती हैं, वो किस बेस पे दी जाए, क्या मेजर्स लिए जाएं ताकि जो राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, जो राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड है उनमें कैसे ज़्यादा पैसा आए ताकि राज्य ज़्यादा पैसा दे पाए पंचायती राज बॉडीज़ को। और इसके अलावा 3 फंक्शन तो लिखे ही हैं, और चौथा फंक्शन या और फंक्शन ये हो सकते हैं जो राष्ट्रपति बोलने की, इस पर भी बताइए क्या क्या हो सकता है। बेसिकली जब फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होता है तो राष्ट्रपति टर्म्स ऑफ रेफरेंस देते हैं, TOR देते हैं, इस पे बताइए, हमको रिपोर्ट दीजिए। तो ये जो रिपोर्ट आती है वो 5 साल के लिए लागू होती है। तो राष्ट्रपति जब मान लीजिए 2020 में पिछले फाइनेंस कमीशन, 14वें फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन खत्म होनी थी, तो 2018 में ही 2 साल पहले अपॉइंट कर देते हैं ताकि उससे पहले अपॉइंटमेंट हो जाए और रिकमेंडेशन हमारे पास आ जाए। एडवाइजरी बॉडी होती है, इसकी बात जो एडवाइस देते हैं उसे सरकार मॉडिफाई कर सकती है। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाता है, राष्ट्रपति को दे देता है, फिर राष्ट्रपति इसे आगे बढ़ा देती है पार्लियामेंट को, और इस तरीके से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है। फाइनेंस कमीशन इस समय 15वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू है। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर NK सिंह। 15वें फाइनेंस कमीशन के 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मिस्टर NK सिंह थे, और रिकमेंडेशंस चल रही हैं, लागू हैं। जैसे ये 280 में, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन होता है, सेंटर स्टेट के बीच में बंटवारा कैसे हो, फेडरल फाइनेंस का बंटवारा कैसे हो। राज्यों के पास सारे डेवलपमेंट एजेंडा होते हैं, लेकिन पैसा राज्यों के पास इतना नहीं होता है, वो पैसा सेंटर से मिलता है। सेंटर उनको बहुत सारी ग्रांट्स देता है, कुछ तो ग्रांट्स होती हैं उनको मिलती हैं आर्टिकल 275 में, कुछ आर्टिकल 282 में मिलती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स होती हैं, पैसा उनको जाता रहता है। ऐसे ही राज्य में भी स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। पंचायती राज प्रोविजंस के थ्रू हर राज्य में भी एक फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। वो ये बताता है कि कैसे वो गवर्नर को रिपोर्ट देगा, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, कि वो बताता है कैसे स्टेट के जो टैक्सेस हैं वो पंचायती राज बॉडीज के साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाए, शेयर की जाए। ऐसे ही हर राज्य में होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ऐसे ही सेंटर का होता है फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट और सेंटर के बीच में पैसे का बंटवारा, और स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस कैसे पंचायती राज बॉडीज, अर्बन बॉडीज के साथ इस्तेमाल किए जाए। ठीक है। 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन विजय केलकर थे, 14th के YB रेड्डी हैं, 15th के NK सिंह हुआ करते हैं, जिनकी रिकमेंडेशंस आ गई हैं और लागू
चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। दीज आर टू इंपॉर्टेंट बॉडीज, CAGI एंड फाइनेंस कमीशन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में होता है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इसके पास सारी पावर्स होती हैं, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इन 3 शब्द का मतलब होता है सारी पावर्स किन मुद्दों की, 2 कामों की। एक तो मतदाता सूची के बनाने और इलेक्शन कराने के 2 इंपॉर्टेंट पावर्स आर्टिकल 324 देता है। पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का मतलब है, इन 3 शब्दों को बताया जाता है। इन शब्दों का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन फ्री है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। 2 कामों के लिए उसके पास सारी पावर्स है। एक तो मतदाता सूची का बनाना और इलेक्शन कराना। कितनी बॉडीज के? प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। मतलब इलेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन 6 बॉडी के इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी और उनकी मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी का काम इलेक्शन कमीशन के पास होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन होता है भारत का, ऐसे राज्य में भी होता है इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है। ये होता है इलेक्शन पार्ट 9 और पार्ट 9A, जो पंचायती राज बॉडीज के प्रोविजंस है उनके तहत होता है। अब इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब 4 तक अलाउड हैं, लेकिन फिलहाल 2 हैं। तो 3 लोगों का होता है इलेक्शन कमीशन, एक होता है CEC और 2 फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इन सबको अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं। कोई स्पेशल बॉडी नहीं होती, कोई कमेटी नहीं होती, सरकार जिसे चाहती है इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देती है। 65 साल या 6 साल तक का टेन्योर होता है। उससे पहले चाहे तो इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। सैलरी वगैरह जो होती है वो CFI पे चार्ज होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये जो इलेक्शन कमीशन होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, CEC और 2 EC, इन तीनों को बराबर पावर्स होती हैं, बराबर ओहदा होता है। बस CEC उसका चेयरमैन होता है और तीनों मेजॉरिटी से फैसला करते हैं। मतलब तीनों में से जो 2 बात कह देंगे वही इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस का कोई ओपिनियन, कोई प्राइमेसी नहीं होती है। अब CEC का रिमूवल कैसे होगा? आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 में रिमूवल भी हो जाता है। CEC के रिमूवल की बात कर रहे हैं। ही शैल बी रिमूव्ड ऑन द लाइक ग्राउंड्स इन द लाइक मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, ऐसे ही CEC का रिमूवल भी होता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब ये 5वां पद हो गया जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट ला सकते हैं। कौन कौन से 5 पद हो गए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहला हो गया, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, CAGI एंड CEC। इनके लिए तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको पार्लियामेंट्री वोट से हटाया जाएगा। लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स जो 2 होते हैं उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट जैसी कोई प्रोविजन नहीं होती। उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब जब तक राष्ट्रपति का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेम पेज पे नहीं होंगे तब तक इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाना आसान नहीं होता है। ये इलेक्शन कमीशन होता है जो मल्टी मेंबर बॉडी होती है। 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। उसके बाद जब TN सेशन के समय में ऐसा हुआ, इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी। काम क्या होता है? ये डिलिमिटेशन कमीशन को असिस्ट करता है। मतलब जो परिसीमन आयोग होता है उसको इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है ताकि देश को बांटा जा सके, राज्य को बांटा जा सके चुनाव क्षेत्रों में। लोकसभा चुनाव क्षेत्र, विधानसभा चुनाव क्षेत्र। वो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसे डिलिमिटेशन कहते हैं। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन भी देता है एज नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, और उनको सिंबल वगैरह भी एक सिंबल ऑर्डर के तहत अलॉट करता है। यही नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन भी देता है। इट शैल मॉनिटर इलेक्शन एक्सपेंडिचर। कितना खर्चा इलेक्शन में होगा, जो लिमिट तय हो चुकी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके खाते भी चेक किए जाते हैं कि आपने इलेक्शन जो अलाउड है उससे ज़्यादा तो पैसा खर्च नहीं किया, ज़्यादा खर्च किया होगा तो आपका इलेक्शन, आपका जो सर्टिफिकेट है वो खारिज हो सकता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाता है और उसे मॉनिटर भी करता है। मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिस समय इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट करता है इलेक्शन का शेड्यूल, उसी दिन से लागू हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब वो सारी चीज़ें
सभी पॉलिटिकल पार्टी तो कैंडिडेट्स को फॉलो करनी पड़ती हैं, जो अगर ना हो तो इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे वोटर आपकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाए। इसलिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अभी कोई लॉ द्वारा बैकिंग नहीं दी गई है, बट ये एक समझौते के तौर पे है पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन के बीच में। 80s में एक तरीके से ये बात तय हुई थी कि जब भी इलेक्शन होंगे हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। अभी इसको लागू तो रखते हैं, बट इस पर ज़्यादा बहुत अधिकार नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसकी अवहेलना भी होती रहती है। तो ये इलेक्शन को फ्री फेयर कराने के लिए, ताकि इथिकल तरीके से सभी लोग इलेक्शन लड़ें, सभी लेवल प्लेइंग फील्ड पे हों, ताकि किसी को कोई फ़ायदा ना मिल पाए। आर्टिकल 326 में बताया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्शन शेल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है एडल्ट सफरेज के बेस पे होंगे, मतलब हर एक उम्र के ऊपर हर एक को वोट देने का अधिकार है। और ये बोला गया हर नागरिक, दूसरी क्वालिफिकेशन है नागरिक, 18 साल से कम की एज का ना हो, वो उसे वोटर रजिस्टर होने का अधिकार है। मतलब एवरी सिटीजन नॉट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज shall be registered as a voter provided he is not disqualified because of criminal practices, electoral malpractices, unsound mind। मतलब आप किसी कानून के तहत डिस्क्वालीफाइड ना हो, आप अनसाउंड माइंड के भी ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो लोग मेंटली चैलेंज्ड होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, उनको 326 में रजिस्टर करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जो इलेक्शन लॉ या क्रिमिनल प्रैक्टिसेस में जो डिबार्ड हैं, जिनको हटाया गया है, वो भी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि कौन लोग रजिस्टर हो सकते हैं एज वोटर। 2 क्वालिफिकेशन है, नागरिक हो, 18 साल की एज हो गई हो, और साथ साथ कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो हर नागरिक जो 18 साल का हो चुका है उसको सिटीजन बनने का, वोटर बनने का अधिकार होता है। पहले ये 1 जनवरी को हुआ कर, हर साल की 1 जनवरी को होता था। 1 जनवरी को अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा सकते हैं। 2 जनवरी को होते हैं तो आपको पूरे 1 साल वेट करना पड़ता था। अब इसको 4 दफ़ा कर दिया गया है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। मतलब साल में 4 दफ़ा आप अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि आपको पूरे साल वेट ना करना पड़े। आप 2 जनवरी को अगर आप 18 साल के हुए हैं और अगर इलेक्शन 3 अप्रैल को होने वाला है, तो आपको 1 अप्रैल को मौका मिलने वाला है कि आप अपना रजिस्टर करा लें, ताकि जो अगला चुनाव है वो आप अप्रैल वाले चुनाव में भाग ले सकें, वरना तो आपको पूरे साल वेट करना पड़ता। ये सुविधा हो गई है। तो ये 326 में राइट टू वोट को राइट टू वोट भी मान लिया जाता है। इसे राइट टू वोट भी कह देते हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। एज पर सुप्रीम कोर्ट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है। आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इलेक्शन कराने के लिए लॉ बना ले। तो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51 बना रखे हैं। ये वो 2 लॉ होते हैं जो इलेक्शन से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है इलेक्शंस के बारे में संविधान में बहुत कम लिखा हुआ है। जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ इलेक्शंस हैं वो लिखी हैं 2 कानूनों में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, इनमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 329 कहता है, आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल इलेक्शन डिस्प्यूट शैल बी फाइल्ड इन द इलेक्शन पिटीशन। अगर इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट है, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए, और वो इलेक्शन राष्ट्रपति का है या वीपी का है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एमपी एमएलए वगैरह का है तो हाई कोर्ट में जाएगा। तो इलेक्शन डिस्प्यूट को आप सेटल करा सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये 329 में नहीं है। यहाँ तो ये वो तो दूसरे आर्टिकल में है। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो होती हैं, इसको इलेक्शन डिस्प्यूट लिख दीजिए आप, इलेक्शन डिस्प्यूट्स को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बाकी सब हाई कोर्ट में जाते हैं। ये होता है कुछ इलेक्शन कमीशन। चलिए आज के रिवीजन को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर बाकी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने अपलोड कर दी है, बहुत से लोग एडमिशन ले चुके हैं। आप लोग उसे करेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।